जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ का, एजुकेशन का, सोशल के तहत। उससे पहले हम बता दें कि आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक, और मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ। तो मित्रों, हम लोग जो इस बार की जो पर्सनालिटी लेके आए हुए हैं, व्यक्तित्व लेके आए हुए हैं, वो बहुत ही एक अलग पर्सनालिटी है और लगभग हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता रहा होगा। और मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि समाजसेवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, पत्रकार भी हैं और विशेष अपराध सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि समाज के विषय में कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने काम किया हुआ है, और ये कार्यालय के अधीक्षक भी हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है महावीर भैया को जो है ये धन्यवाद देते हैं कि लाइव न्यूज़ के साथ हमारे इतना अपने महत्वपूर्ण समय से समय दिया। इसके लिए सर भैया आपको धन्यवाद। और उसके बाद हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका परिचय स्वयं आपके मुख से हो, तो फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो अपना परिचय। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव प्रमुख रूप से समाज सेवी और मीडिया से भी जुड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। खास करके माध्यमिक शिक्षा की समाज में आज जो आप देख रहे हैं तेज़ी से पठन पाठन के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, इसमें बड़ी अहम भूमिका है। और इधर आप जब से देख रहे हैं कि विजय किरण आनंद जी जो है वो माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक बनाए गए हैं, तब से काफ़ी कई चीज़ों में परिवर्तन दिख रहा है। आप देख रहे होंगे तमाम तरह के अपडेट्स हो रहे हैं और आमूल चूल बदलाव की स्थिति बन रही है। जैसे कि अब पहले था विद्यालयों में अध्यापक कर्मचारी अपना प्रार्थना पत्र दे देते रहे, आए नहीं आए, तमाम तरह की विसंगतियाँ थी। अब उस सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। अगर आपको अवकाश भी लेना है तो ऑनलाइन आपको जो है प्रार्थना पत्र स्वीकृत कराना है। इस तरह से आमूल चूल परिवर्तन करने का अभी देखिए तमाम जगह शिविर लगा के जिलों में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखा कि जो है बोर्ड में ऑफिस का चक्कर लगाते थे बच्चे, उनके अभिभावक, नाम में त्रुटि, पिता के नाम में त्रुटि, तमाम तरह का वो सब चीज़ें तुरंत वहाँ पे लेके और उसको मतलब इमीडिएटली संशोधन करने का कार्य जो है वो शासन प्रशासन द्वारा किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जितना भी प्रशंसा किया जाए। तो ये इससे जो है सरकार की भी छवि में एक निखार आता है। इस तरह के अधिकारी समाज में जब आते हैं तो एक नया संचार, नई ऊर्जा का जो है दिखाई देता है जो है चारों तरफ, और नए ढंग से एक कीर्तिमान शिक्षा का स्थापित होता है। सर, जो सबसे पहला सवाल हमारा है, जो कि आप समाज सेवी हैं और बड़े स्तर पे आप समाज सेवा करते हैं, तो जो समाज से संबंधित मेरा पहला सवाल है कि 2014 के पहले और 2014 के बाद आपने समाज में क्या विसंगतियां देखी और क्या सुधार देखा और क्या सुधार होता जा रहा है, ये देख रहे हैं? सुधार के क्षेत्र में देखिए काफ़ी परिवर्तन तो आया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना होना चाहिए अभी उतना हो नहीं पाया है। हो रहा है परिवर्तन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो पहले जो है आप कर लीजिए कि मौखिक या लिखित रूप में चलती रही, अब वो चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हुई है। आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया का युग हो गया है। हर चीज़ें जो है मीडिया इंटरनेट से चल रही हैं और मीडिया से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम साथी पत्रकार बंधु, आजकल कोई भी घटना घटती है, देखिए जो चीज़ें 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आती रही शासन की नज़र में, अब वो चीज़ जो है मिनटों में जो है सारी लाइव हो जा रही हैं और फेसबुक और मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें जो है पूरे आपको कहीं भी कोई चीज़ छिपा नहीं रह जा रहा है। और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में आप कह लीजिए, अपराध के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो रहे हैं, रोकने के लिए काफ़ी सुधार हो रहे हैं। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें जहाँ कम होनी चाहिए अभी जितनी हद तक, उतनी नहीं हो पाई हैं। और उसके लिए कई तमाम संगठन जो है और तमाम संस्थाएं भी जो है उसको मिल कर शासन प्रशासन का भी सहयोग कर रही हैं, ताकि भ्रष्टाचार और ख़ास करके अपराध पर पूर्णतया अंकुश लग सके और एक स्वच्छ भारत का, और आप कह लीजिए कि जो है एक विकसित भारत का और
अपराध मुक्त भारत का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक साम्राज्य बन सके, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी सहयोग करना होगा उसको किया जाएगा। स्वयं भी और सारे लोगों को भी जागरूक करके उसके लिए जो है निर्भीक करके कि आप अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति भी जो है सजग रहिए जो है। इसी से सर एक सवाल और निकल रहा है जो कि आपको बीच में मैं रोका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2014 के, इसी से मैं जोड़ रहा हूँ अगला सवाल ही कि 2014 की शिक्षा, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में सरकार जो बताती है, जो हम लोग देखते हैं या समझते हैं, उसमें बताती है ज़मीन आसमान का अंतर है। तो शिक्षाविद होने के नाते आपको क्या अंतर दिखता है? क्या वो पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में कुछ बेसिक अंतर है या बड़ा अंतर है? नहीं, अब देखिए शिक्षा में अंतर तो आया है। अंतर यह है कि खास करके जो पहले आप देख रहे थे कि किसी भी राइटर की बुक चल जाती रही, कहीं से भी तमाम जो है अपने से ज़िले में किसी जगह कुछ चल रही किताबें किसी जगह, तो वो सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करके सरकार ने एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर दी हैं। और पहले थोड़ी कमियां आ रही थी किताबों की, लेकिन अब उसकी भी उपलब्धता हो गई है। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक जो कि सीबीएसई पैटर्न पर चलती रही और आईसीएसई पैटर्न पर चलती रही, वो किताबें माध्यमिक शिक्षा में भी चलने लगी हैं और उसका काफ़ी असर पड़ रहा है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में, ज्ञान में, और उसको जो है अध्यापक वर्ग को भी पढ़ाने में भी सरलता हो रही है। और उसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग कोर्स भी चलाया जा रहा है। विज्ञान के, गणित के अध्यापकों के लिए अलग से जो है, अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए अलग से तमाम संदेश जारी हो रहे हैं समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही ताकि अपडेट रह के और वो बच्चों को आधुनिक ढंग से अवगत करा सकें, अच्छी शिक्षा समाज में बच्चों को प्राप्त हो और बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। इसी के कड़ी में अगर देखा जाए सर, तो नई शिक्षा नीति ये कहाँ तक सार्थक होगी और क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे? पहला, इसी से जुड़े हुए कि मान लीजिए 24 का चुनाव हो रहा है और खुदा ना खास्ता अगर किसी और पार्टी की सरकार बनी, तो क्या इसको वो प्रासंगिक रूप से वो लागू करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं, वो कि इसको रिफ्यूज कर देंगे? नई शिक्षा नीति जो बनाई गई, इस पर भी काफ़ी मंथन हुआ है। अभी ये उस दिशा में लागू होने के बाद कितना इसका असर आएगा, ये अपने आप में जो है थोड़ा सा अभी विचारणीय है। लेकिन ये है कि काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उसको बनाया गया है। और सबका सहयोग अगर जन समर्थन प्राप्त होगा तो निस्संदेह इससे समाज में एक बदलाव तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाठ्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो रहा था उसको एक नई दिशा में दिया जा रहा है, जिसे अलग अलग जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं देते रहे उस सबको एक में करके, और काफ़ी बदलाव उसमें किए गए हैं जो कि जनता के हित में है। लेकिन अब रह गया कि तमाम राजनीतिक दल हैं और तमाम तरह की सोच है, अगर उसको मिला जुला के देखा जाए तो एक निष्कर्ष आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ लागू होता है किसी दल द्वारा, तो अगर वो सार्वजनिक हित में जा रहा है तो उसका ज़्यादा दिन तक वो विरोध नहीं हो पाता है, आखिर में वो कारगर होता है। और जनता का जिसमें हित हो वही सर्वोच्च माना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि है। जो कि समाज के आप प्रबुद्ध वर्गों में आते हैं, तो इससे एक और शिक्षा भी आपके बहुत निकट रहा है, शिक्षाविद भी हैं, स्किल डेवलपमेंट जो कि आजकल गवर्नमेंट बहुत तेज़ कर रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और न जाने कौन कौन सी इंडिया, तो ये आपको लगता है कि ये एकदम सही पाठ्यक्रम है? क्या इसके द्वारा वाकई में व्यक्ति का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और क्या उस अपनी स्किल द्वारा नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बन सकता है? जी, स्किल देखिए, अब पहले क्या था कि आप जो है केवल हाई स्कूल कर लिए, इंटर कर लिए, तमाम बेरोजगारों की बहुत ज़्यादा संख्या फौज हो जा रही थी। अब उसमें कमी आई है, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ अलग से टेक्निकल योग्यता रहेगी, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा होगी, स्मार्ट क्लास तमाम जगह बनाए जा रहे हैं, जो है तमाम संस्थाएं हैं, जैसे उत्कर्ष फाइनेंस है, ये कई ज़िलों में बना रहे हैं जो है, और इस तरह की तमाम संस्थाएं जो है कंप्यूटर भी लगा रही हैं तमाम जगह पर विद्यालयों में। तो कंप्यूटर का युग है इस समय, और कंप्यूटर की शिक्षा जब बच्चा लेगा तो निस्संदेह वो जो है अलग से कुछ जो है तकनीकी ज्ञान उसका बढ़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि मीडिया, इंटरनेट का सारा चीज़ है, हर चीज़, फार्म जो भी निकल रहे हैं सब ऑनलाइन भरे जा रहे हैं,
कुछ हाथ से नहीं करना है आपको, ऑनलाइन ही भरिए, ऑनलाइन ही उसका शुल्क भी जमा कर दीजिए, ऑनलाइन उसको सेंड कर दीजिए। तो इस तरह की जहाँ व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित होना पड़ेगा हर आदमी को, और इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो है तकनीकी ज्ञान जब तक वो नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो आगे समाज में नहीं बढ़ पाएगा, और जब वो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसी तरह की शिक्षा से जुड़ेगा और लोगों को भी उस तरह की शिक्षा देने के बारे में जागरूक करेगा। तो निस्संदेह समाज जो है, जो अभी देखिए आपको बताया जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से खेलो इंडिया, आप देख रहे होंगे तमाम जगह खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है इससे बहुत ही जागरूकता, खेलता तो है ये है बच्चा, जो जिसको खेलने में रुचि होगी वो खेलेगा, लेकिन उसका किस तरह से खेलना है, उस खेल विशेष में रुचि क्या होनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, इस तरह से। और तमाम संस्थाएं भी उसमें आगे आगे कार्य कर रही हैं। तो इससे सरकार को भी बल मिल रहा है और जनता में एक नया संदेश जा रहा है और बहुत ही उत्साह का वातावरण बन रहा है। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से शुभकामना देते हुए ज़रूर बताना चाहेंगे कि समाज में कोई भी गरीब बच्चा जो कि पढ़ने से अब वंचित नहीं रह पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अगर इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि अगर कोई गरीब वास्तव में है जिसके पास पैसा नहीं है एकदम और पढ़ने की इच्छा है, उसके अंदर टैलेंट है, जज्बा है, तो उसको पूरी मदद हम और हमारे साथ के तमाम लोग हैं जो कि उनको उसकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेके उसको जो है 1 से 12 तक की शिक्षा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं समाज में और करते रहेंगे। क्योंकि शिक्षा जब उसको प्राप्त होगी तभी वो समाज में कुछ कर पाएगा, और बिना शिक्षा के जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज के डेट में देखिए, अभी पहले जो परिचारक की नौकरी के लिए किसी भी विभाग में कक्षा 8 पास होना चाहिए था, 5 पास होना चाहिए था, अब सरकार ने उसको इंटरमीडिएट कर दी। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है परिचारक के लिए। उसी तरह से बाबू के नौकरी अगर आपको पानी है तो इंटरमीडिएट प्लस टंकड़ की योग्यता, कंप्यूटर CCC, पेट की परीक्षा उत्तीर्ण, ये सब तमाम चीज़ें बने। समय समय पर तमाम बदलाव होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे सब आपका सामाजिक वो बढ़ रहा है, हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है दायरा। तो आप देख रहे हैं कि पहले मोबाइल ब्लैक एंड वाइट था, कितना वजनी था, फिर धीरे धीरे समय बदला, फिर कलरफुल आया, फिर जो है देखिए उसमें जो है तमाम स्लिम बॉडी हो गई, बदलती गई। आज देखिए कितना ज़्यादा बदलाव हो गया। आज मोबाइल के एक ही मोबाइल के अंदर आप पूरे देश विदेश से हर तरह की जानकारी आप उससे ले सकते हैं जो है। तो ये सब चीज़ें हैं, समय के बदलाव के साथ बदल रहा है व्यक्ति, उसकी सोच बदल रही है, कार्य प्रणाली बदल रही है, और निस्संदेह जो है अभी और भी लेकिन बदलाव की अभी आवश्यकता है। जितनी बदलाव होना चाहिए अभी उतना नहीं हो पा रहा है। और भ्रष्टाचार तो रुक रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो भी अभी पूर्णतया विराम नहीं लग पाया है। उसको पूर्णतया विराम लगाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, और हम लोग भी और तमाम संस्थाएं भी सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से विराम लग सके। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक के साथ इंटरव्यू महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी को, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। और हम लोग एक पत्रकार से हम लोग सवाल करेंगे, जो कि सर जो है एक समाज सेवा के रूप में बता चुके हैं, शिक्षाविद के रूप में। कुछ हम लोग जो है एक पत्रकारिता के रूप में पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, और ये व्यूवर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे पर्सनालिटी से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महावीर सर, क्या आप पत्रकारिता को, जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट को किस रूप में देखते हैं? समाज की वो किस आईना है या 4th पिलर है, कि इस तरीके की जो वाक्य बोली जाती है वो वाकई में क्या धरातल स्तर पे है? देखिए, किसी भी चीज़ की जो है जब तक उसकी समीक्षा नहीं होगी तब तक उसका गुण दोष का पता नहीं चलता है। तो ये काम जो है एक जो अच्छा पत्रकार है वो उस चीज़ को बहुत बखूबी जानता है कि हाँ कहाँ पर कौन सा अधिकारी या कौन सा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है और कौन जो है नहीं कर रहा है। दूसरे तमाम घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जो है वास्तविक रूप में उसको जनता के सामने और समाज के सामने प्रस्तुत करना कि वास्तविक दोषी कौन है। तो ये सब चीज़ें जो खोजी पत्रकारिता आप सुने होंगे होती है, वो उसमें अब थोड़ा सा कमी आ रही है। तमाम तरह के जो है वो र्यूमर और इन सब से बचना चाहिए। जो पत्रकार हैं
और चैनल हैं उनको हम यही अनुरोध करेंगे कि जो वास्तविक खबर हो उसी पर जो है आप ध्यान दें, और जो भी परेशान है और लाचार है उसकी पूर्ण मदद करें, शासन प्रशासन से उसका सहयोग करावें, ताकि जो है कहीं से भी किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है तो उसको पूरा सहयोग पत्रकार का एक सच्चा जो है या जो भी सच्चा मीडिया का वो समर्थक है या कार्यरत है उस क्षेत्र में, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई को सही न्याय नहीं मिल रहा है, कोई प्रताड़ित हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसकी पूरी मदद करे, या कहीं कोई विशेष घटना बन रही तो उसके पीछे किसका हाथ है इसको भी उजागर करे, ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बन सके और भय मुक्त वातावरण, भय मुक्त समाज बन सके। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर और वास्तविक रूप में जो पुराने आप देखिएगा जब हिंदी पत्रकारिता से शुरू हुआ ये जो है पत्रकार जगत का क्षेत्र, उस समय जो है आज़ादी के समय भी जो आप देख रहे हैं कि जो अखबार निकले और उनसे जो आज़ादी का जो शुरुआत हुआ ताना बाना का, उसी का परिणाम रहा कि जो है आज जो है घर घर में उसका जो है अलग जगह, और आज हम स्वतंत्र आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। तो पत्रकारिता बहुत ही मतलब उसमें समझिए कि नहीं सर, यहाँ पे एक चीज़ और मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि जो आज की मेंटेलिटी जो लोगों के बीच में है कि पत्रकारिता या पत्रकार या जर्नलिस्ट बिका हुआ है। कुछ शब्दों को अगर मैं ले लूँ अपने व्यूवर से भी मैं कहना चाहूँगा तो लिफाफा, जहाँ पे लिफाफा चल रहे हों वहाँ पे सही चीज़ें नहीं जा सकती, जैसा कि आपने पूर्व में भी बोला भी कि ओरिजिनल चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो इसको आप कैसे खंडन करते हैं कि वाकई में क्या आज की पत्रकारिता एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु चावला को मैं लेता हूँ, प्रभु चावला लाइजनिंग किए हुए थे यूपीए गवर्नमेंट में और आज कहाँ है कोई नहीं जानता उनको, बहुत बड़े पत्रकार थे। तो उसी के छोटे रूप में अगर देखा जाए तो जो ब्लेम लग रही है कि पत्रकारिता और मीडिया बिकी हुई है, उसको आप कहाँ तक सही देखते हैं और वो क्या आप कहना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि राजनीति का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, तो समय समय पर किसी न किसी पर उंगलियां उठती रहती हैं। तो ये जो है कहने का मतलब कि एक आध लोग के अगर वो हो जाने से पूरा समाज नहीं खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को मतलब आप ध्यान दीजिए कि कोई कोई होता है भाई समाज में, अगर 100 अच्छे होंगे तो एक आध बुरे भी होंगे, तो हमको उस ढंग से उसको देखना चाहिए। 100 में एक बुरा है तो 99 खराब नहीं हो गए, 99 अच्छे भी हैं, उन्हीं के कारण आज ये समाज चल रहा है। अच्छे लोग अगर नहीं रहेंगे तो समाज नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो है उसको उस चीज़ों को इग्नोर करिए, हर चीज़ में आप अच्छाई देखिए, बुराई की तरफ ध्यान मत दीजिए। मेरा यही एक संदेश रहेगा, क्योंकि तमाम तरह के बुराई को आपने किसी भी चीज़ में अच्छाई देखिए, आपको हर जगह अच्छा नज़र आएगा। और अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, मेरा यही संदेश रहेगा समाज के लिए। और अच्छे नागरिक बनिए भारत देश। महावीर सर, एक पत्रकार होने की वजह से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी या ये जो हमारे जो इसके पहले के जो थे मनमोहन सिंह जी, उसमें से कौन अच्छा है या अच्छे थे या हैं, और किन कारणों से? देखिए, इनमें से बेस्ट कौन है? प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक बात है तो भाई मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व एक अलग है और मोदी जी का व्यक्तित्व थोड़ा अलग है। दोनों जने की एक, इसमें से अच्छा कौन है ज़्यादा बेहतर? देखिए, तुलना यहाँ पे नहीं किया जाता, क्योंकि पद का एक अपना गरिमा है ना, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर अच्छे थे तो दोबारा, सर भैया अगर अच्छे थे तो यूपीए गवर्नमेंट दोबारा क्यों नहीं आई? 14 में क्यों पलट दिया, फिर उसके बाद 19 में? जनता का काम है, जनता समय समय पर बदलाव लाती है। आप शुरू से देखेंगे लोकतंत्र का इतिहास, तो बदलाव अगर नहीं होगा तो फिर वो जो है तो जनता उबने लगती है ना, एक शासन सत्ता से भी जनता उबने लगती है। कभी भी आप देखिए जो है तो हमेशा जनता चाहती है कि अगर कोई आदमी है तो शासन अगर अच्छा नहीं चल रहा है या कहीं से वो है तो फिर आदमी उब जाता है, फिर बदलाव आता है। तो उसी तरह से बदलाव आया है। निस्संदेह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रह गया कि जो है जो चीज़ें आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने की, वो अपने जगह वो भी अपने ढंग से उन्होंने किया। एक समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और बैंकिंग के क्षेत्र में उन्होंने जो जो कार्य कर दिया दी थी, मैं समझता हूँ कि शायद ही देश के भविष्य में ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो जानकारी उनको बैंक सेक्टर का, वित्तीय सेक्टर का और तमाम जो चीज़ें उन्होंने लागू की अपने समय में, आयकर वगैरह की व्यवस्था को लेके
आप देखेंगे तो वो एक अलग चीज़ें थी। अब रह गया कि भाई अपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, तो जितना ये विदेश में भी जो अपने अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं वो जाते हैं, देखिए तो उनको लगता है कि नहीं हमारे देश का कोई अपना आया है। तो ये सब चीज़ें भाई एक सोच में बदलाव आया है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तो थोड़ा सा अलग अलग व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती जो हमारा अपना मानना है, क्योंकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का अपना अलग व्यक्तित्व है और पूर्व प्रधानमंत्री जी का अलग व्यक्तित्व है, और तमाम समय समय पर हमारे देश के तमाम जो प्रधानमंत्री बने जो है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों और तमाम आप देख लीजिए, मैं एक एक लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर हमारे प्रधानमंत्री जी सब परम आदरणीय और पूजनीय हैं, और देश का जो है पूरा मतलब उन्हीं से संचालित हुआ है पूरा लोकतंत्र। तो अपना उनका एक कार्यप्रणाली रहा है, व्यक्तित्व रहा है। और देश हमारा जो है भारत देश जो है वो तो आप समझिए कि विभूतियों के मतलब वो कह लीजिए कि एक संग्रहालय कह सकते हैं आपके, मतलब इसमें अनेकानेक विभूतियाँ यहाँ पर रही हैं भारत देश में। और यहाँ पे चाहे साहित्यकार रहे हों, खास करके बनारस जहाँ की धरती से हम लोग जुड़े हैं, काशी विश्वनाथ जी की नगरी से, तो यहाँ पे तमाम तरह के चाहे साहित्यकार हों, चाहे आपके जो है मीडिया के हों, और चाहे आपके जो है गायक हों, आप देख लीजिए हर मतलब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से लेके और मतलब कोई ऐसी विभूति नहीं है जो कि काशी से जुड़ के और न देश में स्थान बनाई हो जो है। ये सर की आखिरी सवाल है, क्योंकि कोई भी जो आपका पहलू है वह अछूता न रह जाए। हमको जहाँ तक बताया गया था कि आप अपराध के जो है, अपराध कोई वो है जो एक संस्था जो काम करती है उसके राष्ट्रीय शायद उप सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, तो वो क्या काम करता है और उस पर क्या भूमिका है आपकी? देखिए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना करना संस्था का उद्देश्य है, और उसके लिए यह संस्था केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। 27 राज्य में ये संस्था काम कर रही है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक संस्था कार्य कर रही है। संस्था के तमाम लोग अपने अपने जगह पर, और रह गया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपराध में संलिप्त न हो, किसी प्रकार से गलत रूप से फंसाया न जाए, गलत रूप से प्रताड़ित न हो, उसकी पूरी मदद किया जाए, और वह जो है भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने में समाज में सहायक हो। तभी हम जब जन जन तक यह संदेश जाएगा कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, तभी एक जो है अच्छे भारत की और मजबूत भारत की स्थापना हो सकेगी। अभी आप देख रहे थे महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी को, और इनसे हम लोगों ने समाज के हर एक पृष्ठभूमि पे बात की, जो कि एक सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था, शिक्षाविद भी थे, पत्रकार भी थे, अपराध के विषय में भी काम करते थे। तो अभी ये समझने की ज़रूरत है कि इनके द्वारा जो भी कुछ खंडन किया गया पत्रकारों को लेके, जो कि बिकाऊ हो गई है और बिक गई है मीडिया, उसका भी इन्होंने खंडन किया। और हमको लगता है कि इससे हमारे व्यूवर्स को बहुत से लाभ मिले होंगे। और अब जब इनका चलेगा जो, तो इनका नंबर भी दिया जाएगा, कोई भी अपराध से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, तो इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।